हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के सिलेबस में है एज़ पर द सिलेबस करिकुलम ऑफ एमडीयू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, बुक कीपिंग के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस देते हैं। अकाउंटिंग इज़ बेसिकली एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और इसका एम क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना। किसको? इन्वेस्टर्स को, मैनेजमेंट को, क्रेडिटर्स को, गवर्नमेंट को, एट्सेट्रा, मल्टीपल नंबर ऑफ पर्सनस, पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस को। ये इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। ट्रेडिंग अकाउंट बोलता है, P&L अकाउंट बोलता है, बैलेंस शीट बोलती है कि ये है ये है बिजनेस। ठीक है। सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उसके वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएं फाइनेंशियल पोजीशन का, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स का। ट्रू एंड फेयर का क्या मतलब है, ये कंपनीज एक्ट नहीं बताता। अभी तक क्या होता था? अभी तक नहीं, मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी चल रहे थे और गैप भी चल रहा था। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP। लंबे टाइम तक इसने कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं गैप के अंदर, जो हमने पढ़े भी हैं पहले, ये यूज़ होते रहे हैं ताकि कंपैरेबिलिटी आए, यूनिफॉर्मिटी आए, ताकि अलग अलग बिजनेस जैसे अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो कंपेरेबल हों, या एक ही बिजनेस ओवर द ईयर्स जैसे अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है वो कंपेरेबल हों। बट द डिफ़िकल्टी क्या है? गैप के अंदर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। गैप प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स ऑफ सेम आइटम। जैसे आपने पढ़ा है एक कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी और एक पढ़ा है आपने कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र। मटीरियलिटी क्या कहता था? मटीरियलिटी या सारता का सिद्धांत ये कहता है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें दिखाओ और जो बिल्कुल माइनर नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें इग्नोर कर दो। और फुल डिस्क्लोज़र कहता था कि जो भी है उसको पूरा रिकॉर्ड करो, सारा का सारा डिस्क्लोज़ होना चाहिए। तो यहाँ इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है। पर्सनल जजमेंट लगाएगा अकाउंटेंट, अब उसके लिए ज़रूरी है या नहीं है, तो यहाँ पर पर्सनल बायस आता है। तो गैप के अंदर प्रॉब्लम यही है कि ये लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव दे देता है सेम आइटम के लिए, और डिफरेंट एंटरप्राइजेज जो हैं वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर सकती हैं जैसे उन्हें अच्छी लगे। एज ए रिज़ल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इनकन्सिस्टेंट और अनकम्पेरेबल बन जाते हैं। आपने पिछले साल डेप्रिसिएशन लगा दिया 10%, इस साल लगा दिया 15% बेवजह, तो वो पता नहीं चलता, कंपेरेबिलिटी नहीं आती। तो देयर इज़ अ नीड टू हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्डाइज। हारमनी बनाने की ज़रूरत है, एक रूपता लाने की ज़रूरत है कि मैच करें चीज़ें एक दूसरे से। स्टैंडर्ड बना दो पॉलिसीज़ के कि हर एक बिज़नेस इन पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा। कुछ एक स्टैंडर्ड्स हैं वो मस्ट बी फॉलोड, वो ज़रूर फॉलो होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, सो दैट देयर इज़ मिनिमम पॉसिबल एम्बिग्विटी एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द फिगर्स कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फिगर्स लिख दिए उसमें मिनिमम एम्बिग्विटी हो। एम्बिग्विटी होता है क्लियर नहीं होना, मिनिमम क्लियर नहीं होना मतलब कि वो क्लियर होंगे डॉक्यूमेंट्स, अनसर्टेनिटी नहीं होगी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनी थी 29 जून 1973 को। क्यों बनी थी? टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी इंडिया के ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और ICWA इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये IASC की ही एसोसिएट मेंबर्स हैं। ICAI ने अपने खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी ड्रॉ करे हैं जो बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड हैं, लेकिन वो मॉडिफाइड हैं इंडिया की प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग। जस्ट दैट मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिटन स्टेटमेंट्स हैं
जो टाइम टू टाइम अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स या अकाउंटिंग बॉडीज़ इशू करती हैं, विच स्पेसिफाई यूनिफॉर्म रूल्स। यूनिफॉर्म मतलब सेम, आप यूनिफॉर्म पहनते थे ना, यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं कि वो सबका सेम है, तो वो स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स हैं उसके अंदर, या प्रैक्टिसेस हैं फॉर ड्राइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोहलर डिफाइन करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ ए कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट्स बाय कस्टम, लॉ और प्रोफेशनल बॉडी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कोड ऑफ कंडक्ट है फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने के लिए कैसे काम करना है, चाहे वो कस्टम से, कस्टम मतलब रीति रिवाज से आए, रीति रिवाज अकाउंट्स के रीति रिवाज मतलब जो यूसेज के साथ में आए, कई टाइम से यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो लॉ से आए और चाहे वो किसी प्रोफेशनल बॉडी जैसे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी या ICAI से। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले डाउन द नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब काम करने के तरीके। नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस की कौन सी पॉलिसीज़ या प्रैक्टिसेस यूज़ करनी है। एज़ टू हाउ द ट्रांजेक्शन शुड बी डील्ड विद, कि किस तरह से हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कॉस्ट का मीनिंग बताएगा और बताएगा कि कॉस्ट को मेज़र करने के, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के वेरियस तरीके क्या हैं। इस तरह से दे रिमूव द इफ़ेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सेम हो जाती हैं, अलग अलग नहीं रहती, और इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल बन जाते हैं। दे प्रिस्क्राइब प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि इस तरह से बेटर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना फ्रॉम द अवेलेबल सेट ऑफ मेथड्स, कि ये पर्टिकुलर तरीके हैं, आप अगर इसको अडॉप्ट करते हो तो इस केस में अच्छा है, इस केस में इसको अडॉप्ट करना अच्छा है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी इंफॉर्मेशन देते हैं एज टू बेसिस ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। जिस पर्सन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, उसको यूज़ करना है, उसको भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं। जो गैप था, गैप के अंदर अकाउंटेंट्स का पर्सनल जजमेंट आता था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ये एरिया लिमिट हो जाता है जिसमें अकाउंटेंट ने फंक्शन करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर लाइक लॉज, फिक्स है, ये करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कोई रिजिडिटी लाने के लिए नहीं है। रिजिडिटी मतलब सख्तता, कि फिक्स हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लोचता, कि चेंज हो सकता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मकसद फिक्सिटी लाना नहीं है, सख्तता लाना नहीं है। क्या मकसद है? फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट करना एंड प्रोवाइड द अकाउंटेंट्स रियलिस्टिक गाइडलाइंस। ऐसा नहीं हो आप रोज़ रोज़ फ्लेक्सिबल हो रहे हो, आप रोज़ रोज़ अपनी तरीके बदल रहे हो, दैट इज़ नॉट फाइन। तो ये लॉज की तरह होते हैं, एक फ़िक्स कर देते हैं ताकि कंपैरेटिबिलिटी आ सके। However, in the event of any deviation from accounting standard, अगर हम डेविएट करते हैं तो अकाउंटेंट क्या करेगा, इस फैक्ट को डिस्क्लोज कर देगा कि हमने इस बार जो है ये चेंज किया है अपने अकाउंट्स बनाने के अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर भी है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि अगर आप चेंज कर रहे हो किसी पॉलिसी को तो उसको भी आप शो करो। गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या डिफरेंस है? डिफरेंट एंटरप्राइजेज जो हैं वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं। कोई सिंगल लिस्ट नहीं है जो सभी पर अप्लाई होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की स्पेसिफिक लिस्ट है जो सभी पर अप्लाई होगी। गैप कस्टम से आए हैं, यूसेज से आए हैं, जनरल एग्रीमेंट से आए हैं, सालों यूज़ हो रहे थे तो वो बन गए गैप। वैसे भी नाम ही क्लियर कर रहा है, जनरली एक्सेप्टेड, किसी ने बनाया नहीं है उसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया गया है। गैप से ए नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स मिलते हैं सेम आइटम्स के। एग्जांपल इन्वेंट्री के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं स्पेसिफिक इश्यू के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भी कर सकते हैं, ये भी, तो वहाँ पर कंपैरेबिलिटी नहीं रहती। पर्सनल जजमेंट आता है गैप के अंदर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर पर्सनल जजमेंट का कोई रोल नहीं है। गैप से अकाउंट्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी आती है। ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने का? सबसे मेन मकसद ही है टू प्रोवाइड द नॉर्म्स या पॉलिसीज़ जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा सकें और वो कंपेरेबल भी हों। नेक्स्ट यही आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और मीनिंगफुल और कंपेरेबल बनाने के लिए, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को हार्मोनाइज करने के लिए। हार्मनी का मतलब है, मैं पहले भी बताया, हार्मनी का मेन है एकजुटता हो जाए उनके अंदर, सिमिलैरिटी आ जाए, कंपैरेबिलिटी। अब मैं सिमिलैरिटी भी कह रही हूँ और कंपैरेबिलिटी भी कह रही हूँ। सिमिलैरिटी मतलब हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स सेम से हों, जो हमने मेथड्स पिछले साल यूज़ किए हैं वही अब यूज़ कर रहे हैं, या जो एक एंटरप्राइज कर रहा है वही दूसरा एंटरप्राइज कर रहा है, और सिमिलर होंगे तभी तो वो कंपैरेबल होंगे। ठीक है। To provide information to the users of financial statements as to the basis on which financial statements have been prepared. यूज़र्स को भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किस बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं। एक टॉपिक और करते हैं, यूटिलिटी और एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या फ़ायदा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का? पहला, इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको याद हो, आपने बिल्कुल इनिशियल जब आपने कॉमर्स पढ़ना ही शुरू किया था, अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया था, तो आपने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणात्मक विशेषताएं पढ़ी थी अकाउंटिंग की। वो सब फ़ायदे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से रिलायबिलिटी, विश्वसनीय आती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की साख बढ़ती है, हम उन पे ज़्यादा भरोसा कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी, एक रूपता, और कंपैरेबिलिटी, तुलनात्मकता और एक रूपता दोनों आती हैं। सिमिलरिटी और कंपैरेबिलिटी, यही मतलब है जो एक्सप्लेन किया अभी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अगर कोई डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, कन्फ्लिक्ट मतलब डिस्प्यूट या झगड़ा आता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसको सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स दोनों के अपोजिट इंटरेस्ट होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प करते हैं इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के अंदर, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिमिट कर देते हैं कि आप इतना अमाउंट इनको दे सकते हो, इतना इसको दे सकते हो, तो वहाँ पर फिर झगड़े की गुंजाइश कम हो जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिड्यूस द चॉइस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। पर्सनल जजमेंट कम काम करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, तो मैनिपुलेशन और फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। हेल्पफुल टू ऑडिटर, अब जिसने अकाउंट्स चेक करने हैं उसको पता है कि इस बेसिस पर अकाउंट्स बनाए गए हैं, तो उसके लिए चेक करना ईजी हो जाता है। तो दीज आर हेल्पफुल टू ऑडिटर एज वेल। बाकी है इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया एंड इंटरनेशनली, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, थ्योरी है काफ़ी। तो आई होप आप ये आज रीड कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।